आप उनके बीच रखें डॉक्टर विभा ठाकुर मैडम। नमस्कार, सभी को मेरा सादर अभिवादन। इस संगोष्ठी में जितने विद्वत जन हैं, मेरे सहयोगी वक्तागण, उसके पूर्व जो बोल के गए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस विषय को मुझे सोचने के लिए उन्होंने बहुत सी नई दृष्टियां दी हैं। आने वाले समय में शायद इस पर और विस्तार से बात करूंगी, लेकिन आज जो मैं अपने पत्र में जो शीर्षक के संदर्भ में बात करने चाहती हूँ, वो रहेगा कि साहित्य के संदर्भ में भोजन और भूख के स्त्रीवादी पाठ के आधार पर मैं अपनी बात रखूंगी। अगर हम साहित्य में भोजन और भूख के संदर्भ खोजते हैं और उसके स्त्रीवादी पाठ को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि स्त्री के दो ही रूप पुरातन युग से आज तक आपको देखने को मिलेंगे, जिसको मैथ्यू गुप्त ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आंचल में दूध यानी पोषण करती हुई स्त्री, और आंखों में पानी यानी कि वो स्त्री जो निरंतर पोषण करते हुए दुख उठाने के लिए विवश कर दी जाती है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो साहित्य में ऐसे बहुत से संदर्भ हैं जिसको लेकर भोजन और भूख की बातें की गई है, लेकिन उसके केंद्र में स्त्री की स्थिति को अगर हम समझें तो हम पाते हैं कि एक लंबा संघर्ष स्त्रियां करती आई है। अभी मनीष जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया अपनी काकी का, कि उसको इस भोजन को उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इस पर अगर हम गंभीरता से सोचे तो बहुत से नए पहलू हमारे सामने आते हैं, और हम पाते हैं कि इस संघर्ष में शायद स्त्री ज्यादा पुरुषों की तुलना में संघर्षरत है, क्योंकि भोजन का जो संबंध है वो स्त्री से है। भोजन की जो व्यवस्था है वो रसोई घर से जुड़ी है, और रसोई घर की व्यवस्था स्त्री से जुड़ी है। तो ऐसा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्त्री है वो इस व्यवस्था में एक लंबा संघर्ष अपने जीवन में करती है, और क्योंकि ये मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि रसोई और स्त्री का संबंध चौली दामन जैसा है, तो इसमें स्त्री को बहुत से अपने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं या बहुत से समझौते करने पड़ते हैं ये भोजन दूसरों को उपलब्ध कराने के लिए। अब वैसे भी हमें शुरू से ही तो पढ़ाया जाता है कि राम स्कूल जा, राधा झाड़ू लगा, राम मिठाई खा और राधा बिस्तर लगा। ये कविता की पंक्तियां अनामिका जी की है, जिसमें स्त्री को तो कामों का दायित्व दिया जाता है और खाने का दायित्व पुरुषों को दिया जाता है। ये जो एक व्यवस्था है जिसमें लैंगिक राजनीति शुरू से हमें देखने को मिलेगी, भले ही अतिवाद लगता हो ये, लेकिन व्यवहारिक जो स्तर है या व्यवहारिक जो उसका पक्ष है वो हम सब के घरों में यही है कि स्त्रियां काम करती हुई रसोई में अच्छी लगती हैं और बैठक में पुरुष बातें बनाते हुए अच्छे लगते हैं। तो इस संदर्भ में बहुत सारे उदाहरण अभी इससे पहले बहुत उदाहरण दिए जा चुके हैं, मैं उनको दोबारा नहीं दोहराऊंगी, लेकिन जिक्र करते हुए आगे बढ़ जाऊंगी। दोपहर का भोजन की बात आई कि वहाँ स्त्री वो जो भोजन सबको परोसती है, लेकिन अपने लिए उस बचे ना बचे इसकी चिंता नहीं करती है, और ऐसी जो छवि गढ़ दी गई है, इस छवि को लेकर हम स्त्री का महिमा मंडन करते हुए उसकी जरूरतों को नजरअंदाज कर जाते हैं। और कहें तो एक और कविता इसमें याद आ रही है कि देवी प्रसाद बताते हैं कि स्त्रियों की जो अगली जो सही स्थिति है वो उनके रसोई घर में ही क्यों है, और रसोई घर में ऐसी अनंत प्रतिभाएं शायद दम तोड़ देती हैं क्योंकि उनका अधिकतर समय रसोई में ही बीत जाता है। मगर इस समझौते को, इस सेक्रीफाइस को शायद हम मानने से इनकार कर देते हैं। उनकी पंक्तियों को यहाँ पे रखना चाहती हूँ। औरतें यहाँ नहीं दिखती, वे आटे में पिस गई होंगी या चटनी में पुदीने की तरह महक रही होंगी, वे तेल की तरह खोल रही होंगी। यानी स्त्री का जो जगह है, जो शुरू से हम उसको देखते आ रहे हैं, वो घर या रसोई में, बाहर के परिदृश्य में हम उसकी कल्पना करते हैं तो एक दूसरे ही रूप में करते हैं। भारतीय समाज में अगर स्त्रियों को स्थान हमने दिया, सम्मान पूर्वक दिया, जिसको हम अन्नपूर्णा देवी कहकर देते हैं, तो उसका संबंध भी रसोई घर से जुड़ जाता है। और हम मानते हैं कि तो जो स्त्रियां हैं वो अगर वो अन्नपूर्णा है तो उसका ही दायित्व है कि वो घर के सभी सदस्यों के पोषण में उसकी भूमिका रहे। बाकी लोग उसकी उपेक्षा करें वो सब ग्राही है, लेकिन स्त्री अपने परिवार की उपेक्षा नहीं कर सकती, खासकर पोषण के संदर्भ में। और यहीं पर एक और कविता मैं जिक्र करूंगी, कुमार अम्बुज की कविता है कि खाना बनाती हैं स्त्रियां।
जब मैं बुलबुल थी उन्होंने खाना बनाया। देखिए बहुत विडंबना है कि मानव नहीं मानवेतर में भी जो पोषण का दायित्व है वो मादा को ही है, नर को कम है, अपवाद स्वरूप हो सकते हैं। तो जब मैं बुलबुल थी तो उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरनी होकर, फिर फूलों की डाली होकर अपने उनसे आपने उनसे बीच की कुछ पंक्तियाँ छोड़कर अगली पंक्ति पे आती हूँ। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया। कई बार आँखें दिखाकर, कई बार लात दिखाकर और फिर स्त्रियों चित कराकर आप चीखे, उफ़! इतना नमक! और भूल गई उन आँखों को जो ज़मीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तश्तरियों में कटोरी हो गई। इस बात को बहुत पहले वैसे शरण को कर चुके हैं, जहाँ पोषण भी करती है और इस पोषण के एवज में वो दुःख भी उठाती है। खाना बनाते में जितना समय और श्रम निकलता है स्त्रियों का, उसकी कमियाँ निकालते समय शायद नहीं निकलता होगा, पुरुष इस बात को भूल जाते हैं। लैंगिक राजनीति के ऐसे अनेक उदाहरण हमारे साहित्य में खोजे जा सकते हैं। इसीलिए मैं प्रेमचंद की कहानी कब्बन का एक स्त्रीवादी पाठ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। उस तरफ शायद हम लोगों का ध्यान कम जाता है कि पूरी कहानी को हम गरीबी और विपन्नता के संघर्ष से जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रसव में की वेदना सहते हुए स्त्री का अंत हमारे समाज की वो कटु सत्य को सामने लेके आता है, जहाँ पर पुरुष अपनी अकर्मण्यता के कारण अपने भोग या अपनी पूर्ति में स्त्री की आवश्यकताओं को भूल जाता है। और वहाँ प्रेमचंद बड़े ही सुंदर शब्दों में ये कहते हैं कि गीतों की स्त्री तो बहुत ही देहांत हो गया, माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था, जब से ये औरत आई, यानी जब से गीतों की बहू आई है, जब से ये औरत आई उसने खानदान में व्यवस्था की नींव डाली। इसके पहले कोई व्यवस्था नहीं थी खाने पीने रहने ओढ़ने की, लेकिन उसके आते ही व्यवस्था की नींव डाली और इन दोनों बेगैरतों का भोजन करती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए। उसी स्त्री की उपेक्षा इस कहानी में उस दृश्य में हम देखते हैं कि वो प्रसव की वेदना कह रही है और दोनों बाप बेटा अंदर जाने से डर रहे हैं कि कौन जाए, उसका दुख कौन देखे। इसके अच्छा कि हम बाहर रहें और अपने जो कालू है उसको खाने में तो कौन एक दूसरे को देख रहे हैं कि कोई ज्यादा ना खा ले। तो ये हाँ भूख का दृश्य तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उस स्त्री की वेदना भी है जो घर का पोषण करती है, लेकिन ऐसे बहुत से जगहों पर वो सायात या अनायास उपेक्षित कर दी जाती है पुरुषों के द्वारा। और इसमें बहुत पंक्ति आती है कि वो कहता है तो ससुर कि मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या हुआ, कोट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है। यानी स्त्री के पोषण की जो बेसिक जो चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, वो भी तो उपलब्ध नहीं हो पाती है घर में। क्यों? क्योंकि सारा ध्यान तो उसको अपने घर के परिवार के पोषण में ही लगाना पड़ता है ना, और अंततः उसको इसके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। पर ध्यान दें मैं सारे उदाहरण उच्च वर्ग के स्त्रियों के लिए नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ पर निम्न मध्य वर्ग के स्त्रियों के संदर्भ में बात रख रही हूँ। हो सकता है शहरों में ये चित्र अब हमारे लिए दुर्लभ हो गए हों और ये लगे कि शायद वायवी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सच से जूझ रहा है। तो यहाँ पे एक और कहानी का संदर्भ मुझे याद आता है, कृष्ण कहानी की कहानी है पिकनिक। वहाँ पे वो काम वाली है, घरों में काम करती है और अपने बच्चे को बाहर छोड़कर उसमें एक दृश्य है कि वो बच्चा छोटा सा है, छोटा बच्चा है जो उसको एक नाली के बीच में फंसा कर जाती है कि बच्चा रोड पे ना चला जाए, और फिर वो अपने घरों के काम करती है, क्योंकि जो घरों की मालकिन है वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा आया घर में किसी तरह का जो उनके घर के सौंदर्य है वो खराब हो। और इसमें वो बड़ा सुंदर एक दृश्य आता है कि वो बच्चे को नाली में छोड़कर सारे घरों के काम कर रहे हैं और मालकिन ये कहती है कि अब और बच्चे पैदा मत करना। तो वो उसमें वो कहती है कि मैं कहाँ करती हूँ, मेरा आदमी मानता ही नहीं है। मैं उसको पढ़ रही हूँ कि गौरी, इस पर गौरी हंस गई और बोली मैं कहाँ जाती हूँ बीबी, मेरा घर वाला माने तो ये लोग तुमसे थोड़ी है। अब तुम्हें कहती है कि मालकिन तुम्हें कुछ पैसे वैसे भी देता है या पहले तरह तुम्हें तुमसे लेता है? तो कहती है एक कौड़ी नहीं देता बीबी, सारा खर्च में चलाती हूँ। इसे तो खुद खाने की लत है, सारा वक्त पीछे पड़ा रहता है, आज दुपहिया खिला, आज दाल छोड़कर खिला। परसों में ऊपर वाली बीबी के 5 रुपए पेशगी मांग के ले गई थी, वह भी मुझसे छीन के ले गया। ऐसा हरामी है बीबी जी, अपने लिए चने ले आएगा, मेरे सामने मुंह चलाता रहेगा, मुझसे पूछेगा भी नहीं।
और फिर आगे एक और आता है संदर्भ वहाँ है कहते हैं कि राशन की पैकेट दे दूँ, तो बच्चे को क्या खिलाऊँगी बाबूजी? इसके तो चाट लगी है, ढाबे पर खाने को कहता है, घर में घुसने नहीं दूँगा, घर है कहाँ जिसमें घुसने नहीं देगा। और इस तरह से स्त्री जो घर को बनाने में अथक परिश्रम कर रही है, उसी को घर में घुसने से पुरुष इनकार कर देता है क्योंकि वो उसके हिसाब से नहीं चल रही होती है। यहाँ पे तो भाषा की राजनीति भी हम देख सकते हैं कि जिस घर को स्त्री बनाती है और कहते भी हम बड़े इस बात को कि घर स्त्रियों से ही होता है, तो घर में स्त्रियों का कोई कोना नहीं होता और कोना होता है तो रसोई घर, यही उसका एक कोना मान लिया जाता है। यहाँ पे बहुत से जैसे स्त्रियों के संदर्भ में अगर हम काम की बात करें, यही अगर काम को धंधा शब्द जोड़ दें, यहाँ हम पुरुषों के संदर्भ में कहें कि पुरुष काम धंधा करता है, तो बहुत ही सकारात्मक अर्थ में हम इसको लेते हैं। लेकिन स्त्री के संदर्भ में अगर हम जोड़ दें कि वो धंधा करती है, तो ये एक नकारात्मक अर्थ में चला जाता है। इस राजनीति को भी समझा जा सकता है स्त्री की जो भाषा है या जो समाज की जो भाषा है कि वो कैसे इस भोजन की राजनीति और भाषा की राजनीति को भी नियंत्रित करती है। बहुत से और भी उदाहरण को मैं यहाँ पे रख सकती हूँ और एक और भी याद आया कि एक कहावत भी है, स्त्रियों को हमेशा हम यही सिखाते हैं ना कि अगर पति का दिल जीतना हो तो उसका रास्ता पेट से होके जाता है, लेकिन स्त्रियों का दिल जीतना हो तो इसके तो कोई मुहावरा मुझे नहीं दिखा। तो ऐसे बहुत ही भाषा की राजनीति को हम समझ सकते हैं। तो ऐसे और भी दूसरे मुहावरे जैसे मुझे अभी एक और याद आ रहा है कि चक्की पीसना, पापड़ बेलना या रोटी-बेटी का संबंध, ये सब वही को संकेत दे रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एक राजनीति है भोजन को लेकर, वो किस तरह से एक विशेष वर्ग के लिए गढ़ी गई है और दूसरे विशेष को उस केंद्र से कहीं न कहीं बेदखल या कहें कि उसकी उपेक्षा की गई है। यहाँ पे ये भी हम समझ सकते हैं कि मुहावरे जो है पापड़ बेलना या चक्की चलाना वास्तव में स्त्री के अथक श्रम की एक ऐतिहासिक यात्रा है जिसको हम इस मुहावरे में पाते हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक यात्रा के बीच में आज भले ही कुछ बदलाव हम देख रहे हो, लेकिन वस्तु स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिला। थोड़ी से पढ़ी लिखी स्त्रियां भी सिर्फ प्राथमिकता किचन होती है, यानी वो अपने लिए तभी समय निकाल पाएगी जब वो अपने घर के दूसरे काम काजों को निपटा लेगी। निपटाने के बाद ही अगर वो दूसरे काम काज करती है तो परिवार में संतुलन बना पाएगी, अन्यथा फिर उसको आधुनिक स्त्री का किताब देखकर मान लिया जाएगा कि ये परिवार और घर को जोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर एक और उदाहरण याद आ रहा है कि कड़वा का व्रत, उसमें जो करवा चौथ का व्रत है हम सब अभी भी करते हैं, बहुत इसका जो बजारीकरण भी हो गया है और इस कहानी को यशपाल की कहानी कड़वा का व्रत, इसको अगर हम देखें व्रत की जो अवधारणा है यहाँ भी स्त्रियों से जोड़ दी गई है। अभी सत्यपाल जी इसके संदर्भ में बता भी रहे थे कि शायद व्रत की जो कॉन्सेप्ट है वो शायद भूख से हुआ होगा, लेकिन ये भूख भी किसके हिस्से में आई थी? स्त्रियों, क्योंकि उसको घर के बाकी सदस्यों का पोषण करना था इसलिए उसने व्रत करना शुरू किया होगा। और इसी परंपरा में बहुत से और व्रत आप देखते हैं। तो उसमें एक व्रत है कड़वा का व्रत, जिसमें यशपाल बहुत सुंदर से इस बात को लिखते हैं कि वो जो स्त्री है जो ब्याह करके आई है बहुत सपने लेके आई है, लेकिन स्त्रियों को हम ये सिखाते ही आए ना कि को खुश करना है, पति को खुश करना है पेट के रास्ते, लेकिन पुरुषों को तो हमने यही सिखाया है कि स्त्रियों पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो वो बेलगाम हो जाएंगे। और ये जो मानसिकता है समाज की इस कहानी के पात्र को सिखा दी जाती है और इसकी वजह से उसके पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा तनाव भी देखने को मिलता है। वो अपने पति पर इस दबाव के कारण कई बार हाथ भी उठाता है, गाली गलौज करता है और जिस दिन कड़वे का व्रत है सर्गी के लिए उससे कहती है अपने पति को कि मुझे सर्गी ला के दो, लेकिन वो नहीं लाता है और उल्टे उसी को बात लाता है, उसी को मारता है। फिर उसको इस बात की ग्लानि होती है कि जिस पुरुष के लिए मैं इतना सोच रही हूँ उसको मुझे चिंता नहीं मैडम थोड़ा कंक्लूड करें प्लीज, कंक्लूड करें आप। और फिर वो देखते हैं कि कहीं न कहीं फिर बाद में हम ये पाते हैं कि अगर स्त्री को अपने अधिकार और अपने प्रति जब तक वो सजग नहीं होंगी, तब तक वो कहीं न कहीं पोषण और इस समझौते के बीच में वो पिसती रहेंगी, क्योंकि उनके पास उनके जो दूसरे जो दायित्व है उनका विस्तार हुआ है, कमी नहीं है। अब स्त्रियाँ सिर्फ घर में नहीं है, बाहर भी जा रही हैं,
तो अगर उनको इसमें दूसरे सहयोगी हाथ नहीं मिलेंगे, तो शायद वो अपना काम नहीं कर पाएँगे, उसका कोना बहुत छोटा रहेगा और वो कोना सिर्फ़ किचन तक ही रह पाएगा। तो ऐसे बहुत से उदाहरण अगर हम देखें अपने साहित्य में, तो हम इन उदाहरणों से समझ पाते हैं कि स्त्री की जो एक भूख और भोजन के बीच में जो एक राजनीति हम देखते हैं, तायात या अनायात, ऐसा मैं नहीं कहती कि कोई समय राजनीति के तहत हुआ होगा, लेकिन कहीं न कहीं इसमें इस राजनीति में स्त्रियों ने खुद भी अपनी भूमिका को दिखाया होगा, क्योंकि कहते भी है ना, एक स्त्री दूसरी स्त्री का शोषण करती है। तो परिवार में एक बेटे को पोषण देना है, बेटी को नहीं देना है, ये करने वाली खुद स्त्री ही तो थी। तो इस तरह से ये जो एक पूरी लंबी यात्रा है, इसमें हम स्त्री के अथक श्रम को देखते हुए ये पाते हैं कि आज उपभोक्तावादी युग में बहुत से फास्ट फूड के चलते देखने में लगता है कि शायद स्त्रियों को अब सहूलत हो गई होंगी, लेकिन इसका भी अपराध वो स्त्रियों को ही झेलना पड़ता है। कि जब आप फास्ट फूड के चलते घर की व्यक्ति सेहत की बात होती है, तो यही माना जाता है कि उस घर की स्त्री शायद अपने परिवार का ध्यान ही नहीं रख पाती। तो ये अपराध बोध भी स्त्री को ही क्यों उठाना है, या क्यों वो झेलना है, या क्यों उसको ये एहसास होता है, इसको भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी मानसिकता में वो चीज़ बिठा दी गई है कि हमें समझा दिया गया है कि घर में या समाज में या जो चीज़ें हैं वो प्राथमिकता पुरुषों के नज़रिए से है, स्त्रियों को तो दोयम दर्जे में रखा जाएगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो सारे उदाहरण हैं, इन संदर्भों के आधार पर अगर हम देखें, तो हम ये मानते हैं कि जो स्त्री जाति की दुनिया हर वर्ष को अपने कोख में 9 महीने धारण कर अपने खून और दूध के शीर्ष पर पल्लवित करती है, उसी स्त्री को इसी कड़वे उदासीनता के वजह से आज हम देखते हैं कि हजारों या लाखों की तादाद में कुपोषण का शिकार होते हुए, प्रसव करते हुए मृत्यु के आगोश में चले जाने के लिए विवश होना पड़ता है, या दूसरे अन्य तरह की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि भोजन पर अधिकार जितना पुरुषों का है उतना स्त्रियों का है, इसको स्त्रियों को सबसे पहले खुद स्वीकार करना होगा, तब जाके समाज और अन्य जगह शायद इस पर बात हो सकेगी। तो धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। बहुत कम समय था, इसलिए मैं बहुत विस्तार से बयान नहीं कर सकती, लेकिन धन्यवाद कि मैं अपनी बात आज आप तक पाई और उसका मुझे अवसर मिला। बहुत बहुत आभार।